लूशी ने सिर हिलाया। तियान जुआंग एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट था। सैन्य परीक्षाओं में शीर्ष 100 में था। शहर में कोई भी उसे अकेले में हरा नहीं सकता था, लेकिन वहां दर्जन भर से ज्यादा डाकू थे, साथ में भेड़िए और एक भालू भी था। लूशी ने केस फाइल में 3 शब्दों पर अपनी उंगली थपथपाई। तो फिर गश्ती गार्ड अब भी जिंदा क्यों है? कमरे में सन्नाटा छा गया। हमारे पास करीब 100 पाउंड मांस और 100 पाउंड अनाज बचा है, शियाओ शियाओ ने मुझे सच्ची मुस्कान के साथ बताया। शहर से खरीदे गए तेल, नमक और मसालों के साथ हमारे पास नए साल को आराम से बिताने के लिए पर्याप्त था। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार सब कुछ स्थिर सा महसूस हुआ। मैं आगे की योजना बना रहा था, पहाड़ से जंगली मुर्गी और ताओ युआन गांव के पास की धारा से मछली। हालांकि अब मैं घने जंगल से नहीं जाऊंगा, भालू के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं पहाड़ के बाहरी किनारे से लंबा रास्ता लूंगा, ज्यादा सुरक्षित। और अब मेरे पास फायर लांस भी था, जिसे मैंने ऐसी जगह छुपा दिया था जहां कोई उसे ढूंढ न सके। अगर मैं इसे रात की शिकार में चुपचाप इस्तेमाल कर सका तो शायद कुछ जंगली पक्षी भी पकड़ सकता था, जिन्हें मेरी धनुष नहीं पहुंच पाती थी। उस रात बिन बिन पागलों की तरह भौंकने लगा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा झटके से खोल दिया। 2 परछाइयां मेरे आंगन से भागती हुई दिखीं। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने कुल्हाड़ी धीमे भागने वाले पर फेंक दी। वह सीधा उसकी पीठ में लगी। वह चीखा और गिर पड़ा। मैंने छुरी उठाई और आगे की ओर दौड़ पड़ा। शियाओ शियाओ ने मशाल जलाई और मैंने उसे मदद के लिए चिल्लाने को कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव को जगा सकती थी। जब मशाल की रोशनी दोनों चोरों के चेहरों पर पड़ी तो मेरा खून ठंडा पड़ गया। वे मेरे पिता चू तियान और मेरा भाई चू लोंग थे। दोनों घुटनों के बल बैठे थे। चू लोंग की पीठ में मेरी कुल्हाड़ी धंसी हुई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि मोटे सर्दी के कपड़ों ने उसकी जान बचा ली। वे तुरंत ही भीख मांगने लगे। हम परिवार हैं, हमने बस थोड़ा सा मांस लिया था, हमें मत फंसाओ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आज तुम चोरी करते हो, कल किसी की जान ले लोगे। मैं इसे अधिकारियों को बताऊंगा। वांग वेई आगे आया। यह सही है, इन्हें रिपोर्ट करो। पूरा गांव सहमत हो गया। ठीक उसी समय उप मैजिस्ट्रेट लियाओ शियों कुछ लोगों के साथ आ पहुंचे, बिल्कुल सही समय पर। दू दहाई ने उन्हें बताया कि हमने गश्ती गार्ड के घर में चोरी करते हुए 2 चोरों को पकड़ा है। लियाओ ने एक पल भी नहीं सोचा। गश्ती गार्ड के यहाँ चोरी, उस आदमी के यहाँ जिसने तियान परिवार की बेटी की जान बचाई थी। 50 बेंत मारो, इन्हें ले जाओ। अधिकारियों ने छू तियान और छू लोंग को घसीटते हुए ले जाया। चाहे वे जितना भी चिल्लाए, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे पता था कि लियाओ एक मिसाल कायम कर रहा है, पूरे गांव को दिखा रहा है कि मुझसे उलझना मतलब सरकार से उलझना है। समझदार आदमी। भीड़ के हटने के बाद हालात और जटिल हो गए। लियाओ के साथ जो लोग थे उनमें तियान परिवार के लोग और जासूसों की एक टीम शामिल थी। तियान परिवार के नौकरों ने झुककर मुझे धन्यवाद दिया और करीब 30 पाउंड बढ़िया चावल का एक बोरा मुझे सौंपा, उनकी युवती की जान बचाने के लिए। बस इतना ही। एक अमीर जमींदार का परिवार जिसकी बेटी हमेशा के लिए खोने से बच गई, और उनका आभार सिर्फ एक झुकाव और चावल के बोरे तक सीमित रहा। मैं हवा में खड़ा था, निशब्द। फिर जासूस लूशी आगे बढ़े। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा गंभीर था। तियान जुआंग की मौत कैसे हुई, मैं इसके लिए तैयार था। डाकुओं ने उसका सिर काट दिया। जब भेड़िए आए, वह अपनी बहन को बचाने के लिए खड़ा हुआ था। डाकुओं ने भेड़ियों से लड़ने के बजाय पहले उसी पर हमला किया। मैं बर्फ में छिपा हुआ था। मैं घबरा गया, उसकी तलवार उठाई और वापस आकर रिपोर्ट कर दी। मैंने जानबूझकर अपनी कहानी को थोड़ा बिखरा हुआ बताया, जैसे कोई डरा हुआ ग्रामीण एक दर्दनाक घटना सुना रहा हो। लूशी ने मुझे ध्यान से देखा, झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तर्क शक्ति मजबूत थी, भले ही मेरी प्रस्तुति डगमगाई हुई थी। उसने मुझे क्षेत्र न छोड़ने को कहा, वे और सवालों के साथ वापस आएंगे। फिर वह खुद पहाड़ पर गया, घटनास्थल की जांच करने। इससे मुझे थोड़ी चिंता हुई, लेकिन मैंने सावधानी बरती थी। उस पठार पर सब कुछ वही कहानी बता रहा था। डाकू, भेड़िए, भालू, कुछ भी मेरी ओर इशारा नहीं कर रहा था। लियाओ ने जाने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे अंदर हुनर है बच्चे, अगर कभी गांव छोड़ना चाहो तो शहर में मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हें एक असली पद दिला दूंगा। सारे अधिकारी चले जाने के बाद मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। डू दहाई ने पूछा कि वहां ऊपर क्या हुआ था। मैंने उसे आंशिक रूप से सच बताया। डाकू मर चुके थे, अधिकारी मर चुका था, भालू ने उन सबको मार डाला था। जब मैंने बताया कि भालू सर्दी में नहीं सो रहा था तो उसने गहरी सांस ली। फिर विधवाली वहां आ गई। गांव के प्रवेश द्वार पर कोई तुम्हें और शियाओ शियाओ को बुला रहा है। मैंने छुरी उठा ली, ये सोचकर कि मेरी माँ वेई शियाओ शिया बदला लेने आ रही हैं, क्योंकि मैंने उनके पति और पसंदीदा बेटे को जेल भिजवा दिया था। लेकिन वह नहीं थी।
वह शियाओ शियाओ की दादी वांग शियुफेन थीं, जो दूर छिपी हुई थीं, और एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मेरे चाचा हैं, शियाओ शियाओ ने धीरे से कहा। उसका चेहरा सख्त था। चाचा जो यो चियांग हमें देखते ही घुटनों के बल गिर पड़े। कृपया भतीजे, तुम्हारी दादी और पिता के पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, बस थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। गांव के प्रवेश द्वार पर स्थिति बिना किसी लड़ाई के ही सुलझ गई। चाचा जो योचियांग पिता से अधिक समझदार थे। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते रहे, कोई कठोर बात नहीं कही। उन्होंने अनाज मांगा कि दादी और पिता भूखे हैं। मैंने शियाओ शियाओ को देख निर्णय उसी पर छोड़ दिया। ये उसके परिवार वाले थे, मेरे नहीं। उसके लिए उसके मन में जो भी भावनाएं बची थीं, उन्हें लेकर फैसला करना मेरा हक नहीं था। उसने मेरी ओर देखा, फिर मजबूती से सिर हिला दिया। नहीं, अनाज हमारा है, हम उन्हें कुछ क्यों दें? उसके चाचा ने उसका पैर पकड़ लिया। हम अब भी तुम्हारे परिवार वाले हैं। शियाओ शियाओ ने अपना पैर छुड़ा लिया। तुम्हें अनाज चाहिए? पैसे लाओ या कुछ सामान लाओ जिसे बदले में दिया जा सके। किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। वह बिना पीछे देखे चली गई। मैं उसके पीछे चला गया। विधवाली ने उन्हें चेतावनी दी कि वे फिर कभी हमारे गांव में भीख मांगने न आए। गांव के बाहर मैंने उसकी दादी का चेहरा देखा। उसकी आंखों में शुद्ध जहर था। चाचा ने दादी से कहा कि वह अपना अभिमान भूल जाए। क्या अभिमान तुम्हें खाना देता है? हम बाद में किसी और तरीके से वापस आएंगे। अगले कुछ दिनों में जिंदगी एक आरामदायक लय में ढल गई। मैं पहाड़ के अंदर गहराई तक नहीं गया। बर्फ बहुत ज्यादा मोटी होती जा रही थी। जल्द ही पहाड़ पूरी तरह से अपारगम्य हो जाएगा। नए साल के करीब आते ही मैंने हमारे सामान को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। बेन बेन और हुआ हुआ तेजी से बढ़ रहे थे। म्याओ म्याओ अब उनमें से किसी से भी तेज नहीं दौड़ सकती थी। अब वह बेन से भी कुश्ती नहीं कर सकती थी। शियाओ शियाओ बार बार हमारे सामान गिनती रहती थी। भेड़ का मांस, हिरण का मांस, क्रेफिश, ऑनियल टोड्स, जैसे यह उसका पसंदीदा खेल हो। उसे मुस्कुराते हुए गिनती करते देख मुझे खुशी होती थी। एक दोपहर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया, पलंग के फ्रेम पर चढ़ा और छत की बीम से काला बंडल नीचे उतारा। फायर लांस। आखिरकार मुझे इसे ठीक से देखने का समय मिला। एक पूर्व सैनिक के तौर पर मुझे आग्नेयास्त्र बहुत पसंद है। ये मेरे खून में है, लेकिन मैंने कभी इतना आदिम हथियार नहीं देखा था। बैरल और हैंडल तो एक ही टुकड़े के भी नहीं थे। हर चीज एक लोहार द्वारा हाथ से पीटी गई थी और उच्च तापमान पर वेल्ड की गई थी। यह तो मेरे पुराने संसार के इतिहास में शुरुआती मिंग राजवंश के फायर लांस से भी ज्यादा कच्चा था। फिर भी सामग्री मजबूत थी, पूरा का पूरा भारी लोहा। छोटा बोर होने का मतलब था हर फायर में कम गन पाउडर, जिससे दबाव भी कम रहता और बैरल फटने की संभावना लगभग शून्य थी। इसका नुकसान था कम ताकत, लेकिन पास से पक्षियों का शिकार करने के लिए यह ठीक था। गोलियां तो लगभग मजाक जैसी थीं, बेढंगे लोहे के छर्रे जिन्हें कागज की कारतूसों में ठूंसा गया था। 20 मीटर के भीतर जानलेवा, 50 मीटर के बाद बेकार। लेकिन मुझे जो चाहिए था उसके लिए यह एकदम सही था। मैंने इसे फिर से लपेटा और अपनी कुल्हाड़ी और टोकरी उठा ली। बाहरी ढलानों पर जंगली मुर्गियों को देखने जा रहा हूं, मैंने शियाओ शियाओ से कहा। वह सिक्के गिनने में इतनी मग्न थी कि उसने ऊपर तक नहीं देखा। सावधान रहना, मियाओ मियाओ ने इस बार साथ चलने की जिद नहीं की। पिछली बार पहाड़ पर गई थी तो ठंड से जम गई, चोटें आईं, बर्फ में गिर गई। उसने अपना सबक सीख लिया था। समझदार लड़की। मैं फायर लांस को अपने बैग में छुपाकर पहाड़ की ओर बढ़ गया। यूलोंग पर्वत पर जंगली मुर्गियां हर जगह हैं, लेकिन वे तेज और डरपोक होती हैं। पुराने तरीके में सड़ी हुई चावल को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रस्सी के फंदे लगाए जाते थे, जो बेहद धीमा था, लेकिन आग के भाले के साथ मैं वास्तव में उन्हें मार सकता था। मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, खुद को एक डाल पर फंसा लिया और पूरी तरह से स्थिर हो गया। मैं पेड़ का हिस्सा बन गया, पहाड़ का हिस्सा बन गया और इंतजार करने लगा। फिर मैंने सुना पंखों की फड़फड़ाहट, बक बक करती आवाज। वे यहां थे। 2 रंग बिरंगे जंगली मुर्गे लगभग 30 मीटर दूर एक डाल पर उतरे, बिना किसी चिंता के बक बक कर रहे थे। जंगली मुर्गों के बहुत सारे शिकारी होते हैं, लेकिन बहुत कम ही वास्तव में उन्हें पकड़ सकते हैं। वे बहुत तेज, बहुत सतर्क होते हैं और खतरे का पहला संकेत मिलते ही पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी आग के भाले वाले इंसान का सामना नहीं किया था। मैंने उसे धीरे धीरे निकाला, बारूद भरी और आग लगाने वाला यंत्र तैयार रखा। सबसे जरूरी था सही समय। जैसे ही मैंने फ्यूज जलाया, मेरे पास फायर होने से पहले लगभग 3 सेकंड थे। मैंने दोनों पक्षियों को तब तक देखा जब तक वे पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गए। गहरी सांस ली, फ्यूज जलाया, निशाना साधा। धड़ाम! एक पक्षी सीधा पेड़ से नीचे पत्थर की तरह गिर गया। दूसरा कुछ पल के लिए भ्रमित बैठा रहा, फिर उड़ गया।
काश मैं 2 बार फायर कर सकता, लेकिन यह चीज फिर से लोड किए बिना सिर्फ एक बार ही चलती है। फिर भी लगभग 10 पाउंड वजन वाली एक जंगली मुर्गी पकड़ना बड़ी बात थी। मैंने जल्दी से उसका गला दबा दिया ताकि उसे जल्दी मौत मिले। किसी तकलीफ की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैंने घोंसले ढूंढने के लिए पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया। जंगली मुर्गियां अपने घोंसले ऊंचे चीड़ के पेड़ों पर बनाती हैं। भारी बर्फ में ये चढ़ाइयां फिसलन भरी और खतरनाक होती हैं। मैंने दर्जन भर से ज्यादा घोंसले देखे, तब जाकर मुझे असली चीज मिली जिसकी मुझे तलाश थी। अंडे। कुल 10 अंडे मिले। ज्यादातर अंडे निषेचित थे। अगर मैं इन्हें से निकाल पाता तो मेरी अपनी मुर्गियों की टोली होती। जंगली मुर्गियां शहर में 100 से ज्यादा तांबे के सिक्कों में बिकती हैं, आम मांस से महंगी, क्योंकि ये जंगली शिकार हैं। अगर मैं इन्हें अपने आंगन में पालूं, इन्हें प्रजनन करने दूं, तो धीरे धीरे मेरे पास इनका स्थायी स्रोत हो जाएगा। शायद एक दिन मेरी खुद की छोटी मुर्गी फार्म भी बन जाए। मैं घर के लिए निकल ही रहा था कि भेड़ियों का रोना सुनाई दिया। ये आवाजें दिन भर सुनी थीं, पर वे दूर थीं। अब वे करीब आती जा रही थीं। मैं एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ा और आगे देखा। 4 लोग बर्फ में दौड़ रहे थे, एक महिला और 3 पुरुष अपनी जान बचाने के लिए तेज भागते हुए। उनके पीछे 8 भेड़िए लगातार गति से पीछा कर रहे थे। हमला नहीं कर रहे थे, बस उन्हें भेड़ों की तरह हाँक रहे थे। मैंने उन भेड़ियों को पहचान लिया। ये वही झुंड था जो दूसरी छोटी पर मिला था, अब भी डाकुओं और भालू से हुई लड़ाई के घाव लिए हुए। उनका अल्फा मर चुका था, लेकिन वे अब भी साथ में शिकार कर रहे थे। फिर मैंने उन दौड़ने वालों को देखा और वहीं जम गया। सबसे आगे जो महिला थी, पीले रंग की हल्की पोशाक पहने हुए, वह तियान शिन थी। तियान परिवार की बेटी, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही बचाया था। वह फिर से इस पहाड़ पर क्या कर रही थी? 8 भेड़िए। मेरा पहला ख्याल किसी को बचाने का नहीं था, वह पैसे के बारे में था। भेड़िए की खाल बहुत कीमती होती है। अगर मैं कुछ और भेड़िए मार सकता तो नए साल से पहले मुझे फिर से शिकार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भेड़िए कमजोर थे, उनके छोटे छोटे शरीर दूसरी छोटी की लड़ाई में लगी चोटों से ढके हुए थे। उनका कोई अल्फा नेता नहीं था। वे असल में उन 4 लोगों पर हमला भी नहीं कर रहे थे, बस उन्हें भेड़ों की तरह हाँक रहे थे। अगर सामने कोई हथियारबंद वयस्क आदमी होता तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। मैं फायर लांस का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बहुत सारे गवाह थे। कुल्हाड़ी ही काफी थी। मैं छिप गया और 4 का समूह मुझे पार कर गया। जब भेड़िए पास आए तो मैं खड़ा हुआ और अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। वह हवा में घूमती हुई गई और एक भेड़िए की गर्दन में धंस गई। गर्दन पर सटीक घाव का मतलब है कि खाल सही सलामत रहती है, अच्छी कीमत मिलेगी। मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, कुल्हाड़ी खींचकर निकाली और बाकी झुंड की ओर मुड़ गया। अपने अल्फा के बिना उनमें कोई हिम्मत नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, अपने मरे हुए साथी को देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मैं उनकी ओर बढ़ा, इतना ही काफी था। वे मुड़े और भाग गए। काश मैं अकेला होता। अगर मेरे पास फायर लांस होता तो मैं 2 या 3 और भेड़िए मार सकता था, लेकिन एक भेड़िया भी अच्छी कमाई थी। मैंने शव को रस्सी से बांधा और बर्फ में घसीटते हुए चल पड़ा। मैंने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिन्हें मैंने अनजाने में बचा लिया था। तभी एक आवाज आई, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने ऊपर देखा। वह तियानशिन थी, वही लड़की जिसे मैंने कुछ दिन पहले डाकुओं से बचाने में मदद की थी। वह फिर से इस पहाड़ पर क्या कर रही थी? उसने बताया कि वह अपने अमीर दोस्तों को यहां शिकार का मजा लेने के लिए ले आई थी। उन्हें लगा था कि यह आसान होगा। फिर भेड़िए आ गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसका भाई इसी पहाड़ पर अभी अभी मरा था। जांचकर्ता अभी भी जांच कर रहे थे और वह यहां अमीर बच्चों के साथ सैलानी बनकर घूम रही थी। क्या आप हमें शिकार पर ले जा सकते हैं? मैंने सुना है आप बहुत कुशल हैं, उसने पूछा। समय नहीं है, मैंने कहा। हमारे लिए शिकार का मतलब परिवार पालने के लिए जान दांव पर लगाना है। उनके लिए यह सिर्फ खेल है। उन्हें पहाड़ का कोई सम्मान नहीं है। उसके दोस्तों में से एक दिखावटी नौजवान, जिसे वह यूदांजी कहती थी, ने मुझे धक्का दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस एक गश्ती गार्ड हो। मैं चाहूं तो एक शब्द में तुम्हारी नौकरी छीन सकता हूं। मेरे अंदर कुछ अंधेरा सा उठने लगा। तियान जुआंग को मारने के बाद कुछ बदल गया था। एक ठंडापन। मेरी मुट्ठी कुल्हाड़ी पर और कस गई। मैं उस लड़के को घूरता रहा जब तक उसके चेहरे का रंग उड़ नहीं गया। तियानशिन हमारे बीच आ गई। चुप रहो, उसने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है और तुमने खुद उन भेड़ियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। मुझे बिगड़े अमीर बच्चों के लिए समय नहीं था। मैं बस घर जाना चाहता था और शियाओ शियाओ को भेड़िए के बारे में बताना चाहता था। मेरे पीछे मैंने यूदांजी को बड़बड़ाते हुए सुना, ये तो बस एक भेड़िया था। अगर मैं तैयार होता तो मैं भी वही कर सकता था। हाँ, जरूर कर सकता था। तियानशिन के समूह से अलग होने के बाद मैं पहाड़ के बाहरी किनारे पर मुर्गी के घोंसले ढूंढता रहा।
इस बार किस्मत साथ नहीं थी। 1 दर्जन से ज्यादा खाली घोंसले मिले, लेकिन मेरे पास पहले से ही 10 अंडे और एक जंगली मुर्गी थी, तो दिन बेकार नहीं गया। वो अंडे ही असली इनाम थे। मैंने हमारे गर्म बिस्तर के नीचे एक गर्म जगह बनाई थी, जो अंडे सेने के लिए एकदम सही थी। अब कुछ चूजे निकल आए तो आगे चलकर पूरा झुंड बन सकता है। मैं घर लौट रहा था, तभी एक तीर मेरे सिर के पास से सीटी बजाता हुआ निकल गया। सहज प्रतिक्रिया में मैं तुरंत जमीन पर लेट गया। तीर ठीक वहीं जमीन में धंस गया जहां अभी मेरा चेहरा था। एक बड़ा, चेहरों पर निशान वाला आदमी पेड़ों के बीच से मुस्कुराता हुआ बाहर आया। माफ करना दोस्त, गलती से तुम्हें लगभग मार ही दिया था। उसके पीछे 4 और आदमी आ गए, जिनमें से कोई भी दोस्ताना नहीं लग रहा था। मैं खड़ा हुआ और मुस्कुरा दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। तेरी टोकरी में क्या है? उसने पूछा। बस एक मुर्गी और कुछ अंडे हैं, देखना चाहोगे? मैंने टोकरी खोल दी। जब वह झुककर देखने लगा, मैंने अपनी कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में मार दी। उसका सिर सीधा मेरी टोकरी में गिर गया। बाकी 4 के कुछ करने से पहले ही मैंने दौड़कर दूसरे को भी मार डाला। बाकी 3 जोर जोर से चिल्लाते हुए रोते रोते भाग गए। मैंने उन्हें कुछ कदमों तक दौड़ाया, लेकिन जब वे बहुत दूर चले गए तो उन्हें जाने दिया। वह तीर कोई दुर्घटना नहीं था, वह सीधा मेरी खोपड़ी पर निशाना साधकर चलाया गया था। इन लोगों का इरादा मुझे लूटने और मारने का था। मैं कई हफ्तों से कीमती सामान लेकर शहर के बाजार जा रहा था। जरूर कोई मुझे देख रहा होगा। मैंने मरे हुए आदमी की धनुष और तीर उठा लिए। काम के हैं। फिर मैंने अपने पीछे किसी के हाँफने की आवाज सुनी। तियानशिन और उसके दोस्त मेरा पीछा कर रहे थे। उम्मीद थी कि मैं उन्हें पहाड़ से सुरक्षित नीचे ले जाऊंगा। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। अच्छा है, गवाह है। तुमने देखा क्या हुआ था? मैंने पूछा। तियानशिन ने सिर हिलाया। बोलने के लिए बहुत डरी हुई थी। युदाजुओ, जो हमेशा बोलता रहता था, इस बार पूरी तरह चुप था। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। चलो साथ में शहर चलते हैं। सरकारी दफ्तर में मैंने उप मजिस्ट्रेट लियाओ को सब कुछ बता दिया। मैंने हमलावरों को डाकू बताया, जो शायद तियानशिन का अपहरण करने वाले लोटस सोसाइटी गिरोह से जुड़े थे। इस तरह मामला साफ हो गया। लियाओ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तियानशिन का समूह मेरी आत्मरक्षा की कहानी की पुष्टि कर सकता था। मैंने जख्मी आदमी का सिर कोरोनर के पास छोड़ा और वहां से चला गया। गांव लौटने पर दू दहाई हमेशा की तरह चिंतित नजरों से प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था। पहाड़ पर घात लगाकर हमला हुआ, एक हमलावर को मार गिराया और इसकी सूचना अधिकारियों को दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिस आदमी को तुमने मारा, क्या उसका चेहरा जख्मों से भरा था? क्या तुम उसे जानते हो? उसने लंबी भारी सांस छोड़ी। अंदर आओ, हमें बात करनी है। वह मुझे अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने वह जंगली मुर्गा पकाना शुरू किया जो मैं लाया था। दू छेंग ने गर्म बिस्तर पर छोटी मेज लगा दी। हम तीनों बैठ गए। दू दहाई ने गंभीर भाव से मेरी आंखों में सीधा देखा। जिस आदमी को तुमने मारा वह डाकू नहीं था, वह ताओ युआन गांव के मुखिया का बेटा था। ताओ युआन गांव? मुझे वह जगह पता थी। यूलोंग पर्वत के पास स्थित 3 गांवों में से सबसे बड़ा गांव। अधिक लोग, अधिक संसाधन और जंगली आड़ू के पेड़ों का एक बाग, जिसके लिए उन्होंने झिलियू गांव से लड़ाई की थी और उस पर अपना दावा किया था। उनके गांव का मुखिया इतना शक्तिशाली था कि उप मजिस्ट्रेट लियाओ भी उसका सम्मान करते थे। हमारे छोटे से युलोंग गांव का स्वागत बहुत ही ठंडा रहा। दूदहाई ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे यकीन है कि उन्होंने पहले हमला किया था। मैंने उसे बताया कि मेरे पास 4 गवाह हैं और मैंने पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वह कुछ राहत महसूस करता दिखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता छुपी नहीं थी। हमने साथ में चावल की शराब पी। इस राजवंश में कोई आसवित शराब नहीं है। अभी तक किसी ने आसवन की विधि नहीं खोजी है। इससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मुझे कभी असली शराब बनाने का मौका मिला तो वह सच में पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। हमने दू चेंग के साथ देर रात तक शराब पी। मेरे जाने के बाद मुझे पता नहीं था, लेकिन दू दहाई ने अपने बेटे से कहा कि सुबह सबसे पहले गांव के हर आदमी को सतर्क कर दे। उसने साफ साफ कहा, कोई हमारे लोगों को परेशान नहीं कर सकता, खासकर छू फेंक को नहीं। हम उस पर एक जीवन का कर्जदार हैं। मैं घर की ओर आराम महसूस करते हुए चला। हाथ में बचा हुआ चिकन सूप ली। बेन बेन ने मेरी आहट सुनी और भौंकने लगा, फिर मेरी टांगों के चारों ओर दौड़ने लगा। हुआ हुआ मेरी पैंट पर कूद गई और मेरे कंधे तक चढ़ने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे झटक दिया, इससे पहले कि वह मेरे हाथ से सूप गिरा दे। शियाओ शियाओ दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। दू दहाई की पत्नी पहले ही आकर बता गई थी कि मैं वहीं खाना खा रहा हूं, वरना शियाओ शियाओ फिर से बहुत परेशान हो जाती। चिकन सूप, मैंने कहा और उसे कटोरा थमा दिया। क्या यह चिकन नए साल के लिए नहीं था? वह थोड़ी निराश सी दिखी। चिंता मत करो, पहाड़ पर और भी बहुत हैं। म्याओ म्याओ आंखें मलते हुए बेडरूम से लड़खड़ाती हुई बाहर आई। पापा, मम्मी आपके बिना सोने नहीं जा रही थीं। हम दोनों इंतजार कर रहे थे। जब मैंने उसके सामने गरम सूप रखा तो उसकी छोटी सी नाक 2 बार फड़क उठी। चिकन सूप,
गांव के बाकी बच्चे इसकी स्वादिष्टता के बारे में डींगे मार रहे थे। सच कहूं तो बिना नमक या मसाले के इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन म्याऊं म्याऊं के लिए यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज थी जो उसने खाई थी। हर घूंट के साथ उसकी आंखें चमक उठती थीं। अंदर का मांस उसे और भी खुश कर देता था। हम सब ने मिलकर सूप पिया। सोने से पहले मैंने वे 10 अंडे जो मुझे मिले थे गर्म बिस्तर के उस सिरे पर रख दिए जो मैंने मरम्मत के दौरान बनाया था, जहां चूल्हे से उठती गर्म हवा इकट्ठा होती है। इंक्यूबेशन के लिए एकदम उपयुक्त। ये कब फूटेंगे? म्याऊ म्याऊ ने पूछा। बहुत जल्दी। फिर हमारे पास अपनी मुर्गियां होंगी और फिर अंडे भी। और पहला अंडा तुम्हारे लिए होगा। वाह! मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जिंदगी बेहतर हो रही थी। शियाओ शियाओ मुस्कुराते हुए हमारा सामान गिन रही थी। म्याओ म्याओ अंडों के सपने देख रही थी। यहां तक कि मुझे भी उम्मीद महसूस हो रही थी। अपने पिछले जीवन में मैं एक अनाथ था। कभी नहीं जाना कि परिवार कैसा होता है। ये दुनिया हर तरह से कठिन थी, लेकिन मेरे पास एक पत्नी थी जिसने मुझे सब कुछ दिया और एक बेटी थी जो मुझे हीरो मानती थी। और क्या चाहिए था मुझे? वह शांतिपूर्ण एहसास बस भोर से ठीक पहले तक रहा। बाहर निकलो निकम्मे गश्ती गार्ड, बाहर आओ वरना तुम्हारा घर जला दूंगा। मेरे दरवाजे के बाहर किसी अजनबी की चिल्लाती हुई आवाज थी। मैं भोर से पहले अपने दरवाजे के बाहर चिल्लाने की आवाज से जाग गया। हथियारों से लैस अजनबियों की भीड़ मुझसे बाहर आने की मांग कर रही थी और मेरे घर को जलाने की धमकी दे रही थी। सौभाग्य से उप मजिस्ट्रेट लियाओ वहां थे जो उन्हें अंदर घुसने से रोक रहे थे। उनकी अगुवाई कर रहा बूढ़ा आदमी था गुई योंग, ताओ युआन गांव का मुखिया, उस घायल आदमी का पिता जिसे मैंने पहाड़ पर मार डाला था। वह एक बचे हुए आदमी को भी लाया था जो कांपते हुए मेरी ओर इशारा कर रहा था। यही है, इसने सिर सीधा काट दिया था। गुई योंग ने शोकग्रस्त पिता की भूमिका बखूबी निभाई। मेरे बेटे ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह ताओ युआन गांव में सबका चहेता था। इस हत्यारे को न्याय का सामना करना ही होगा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन शियाओ शियाओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। मियाओ मियाओ ने मेरी आस्तीन भी पकड़ ली। बेन बेन दरवाजे पर खड़ा होकर भीड़ पर भौंक रहा था। हुआ हुआ भी छाया में छिपा हुआ था। उसके बाल खड़े थे मानो वह झपटने के लिए तैयार हो। मेरा पूरा परिवार, यहां तक कि जानवर भी मेरे सामने खड़े थे। कोई भी पीछे नहीं हटा। फिर ताओयुआन की भीड़ के पीछे मशालें जल उठीं। दू दहाई की आवाज अंधेरे को चीरती हुई आई। इतने सारे लोगों को मेरे गांव में बिना बताए ले आए। मेजबान के तौर पर मेरी शिष्टता कहां गई? यूलोंग गांव का हर आदमी उसके पीछे खड़ा था, हथियार बंद, तैयार। लियाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह ताओयुआन समूह के साथ खास तौर पर इसी को रोकने के लिए आया था। दो गांवों के बीच लड़ाई का मतलब था कि उसकी गर्दन कटने वाली थी। उसने दू दहाई को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन इस बार दू दहाई पीछे हटने वाला नहीं था। वह शिष्टता से मुस्कुराया और बोला, ये मेरे गांव वाले हैं, अपने ही गांव में खड़े हैं। मैं अपने लोगों को उनके घर में क्या करें इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। लियाओ ने उस पर विद्रोह के आरोप लगाने की धमकी दी। दू दहाई ने तुरंत पलटवार किया। ताओयुआन गांव हमारे दरवाजे पर हथियारबंद भीड़ लेकर आया है। अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो वो वही लोग हैं। फिर दू दहाई ने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह सीधे गुओ योंग के पास गया, उसकी नाक की ओर इशारा किया और उसके चेहरे पर ही उसे बेशर्म बूढ़ा कह दिया। तुम्हारा वह निशान वाला बेटा सालों तक ताओयुआन गांव में आतंक मचाता रहा, लूटपाट, आगजनी, हत्या करता रहा और अपने पिता गांव के मुखिया के पीछे छुपा रहा। ये सबको पता है। वह यूलोंग पर्वत हमारे इलाके में आया और एक जंगली मुर्गे के लिए हमारे गश्ती गार्ड की हत्या करने की कोशिश की। चू फेंक ने कई हमलावरों के खिलाफ अपनी रक्षा की। इसे जहां चाहो ले जाओ, हम सही हैं। पूरे गांव ने इन शब्दों का समर्थन किया, हर एक व्यक्ति। उन्हें वे दिन याद थे जब मैंने शिकार करना शुरू नहीं किया था। दिन में एक ही बार खाना, हर 2 हफ्ते में अनाज कर, और सब धीरे धीरे भूख से मर रहे थे। मैंने अपना मांस सबके साथ बांटा। मैंने उन्हें पैसे कमाने का तरीका दिया। जब से मैं आया हूं, यूलोंग गांव में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। वे मेरे एहसानमंद थे और इस दौर में लोग इसे याद रखते हैं। वांग वेई आगे बढ़कर सबसे आगे आ गया। तुम छू फेंक को ले जाना चाहते हो, मेरी लाश पर से गुजरना होगा। उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। सरकार जांच करे, तब तक वह यहीं रहेगा। गुओ योंग ने फिर से लियाओ से अपील करने की कोशिश की। लियाओ चुप हो गया, मुझे ऐसे देखने लगा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर एक पत्थर ताओयुआन की भीड़ में जा गिरा। उनकी तरफ से भी किसी ने एक पत्थर वापस फेंका। वांग वेई गरज उठा, वे हमारी ही बस्ती में हम पर हमला कर रहे हैं। भाइयों, हमला करो। झगड़ा तुरंत भड़क उठा। वांग वेई सबसे पहले दौड़ा, अपनी लाठी पास के ताओयुआन आदमी पर घुमाते हुए। कुछ ही सेकंड में दोनों गांव आपस में भिड़ गए। ये वे आधे अधूरे झगड़े नहीं थे जो मैंने अपने पिछले जीवन में देखे थे।
ये लोग बिना झिझक एक दूसरे के सिर पर कुदाल, तरांती और डंडे चला रहे थे। खून तेजी से बहने लगा। लियाओ ने अनुशासन के लिए चिल्लाया। किसी ने नहीं सुना। जब गांव की प्रतिष्ठा दांव पर थी तब उसकी सत्ता का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल गया। मेरे गांव का हर व्यक्ति मेरे लिए लड़ रहा था। मैं किनारे खड़ा नहीं रह सकता था। फिर दूर से मार्चिंग की आवाज आई। जासूस लूशी 100 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों के साथ प्रकट हुआ। वे उन लोटस सोसाइटी के पंथियों को पकड़ने आए थे जो यू लोंग पर्वत में भाग गए थे। 100 हथियारबंद सरकारी लोगों को देखकर दोनों गांवों के लोग बीच में ही जम गए। लूशी को हमारे गांव के झगड़े से कोई मतलब नहीं था। उसने एक घोषणा की जिसने सब कुछ बदल दिया। कानून के अनुसार गश्ती दल के अलावा कोई भी यूलोंग पर्वत पर नहीं जा सकता। जो भी प्रवेश करता है उसे संभावित विद्रोही माना जाएगा। अगर गश्ती दल उन्हें मार देता है तो वह उनकी अपनी बदकिस्मती होगी। यह मामला यहीं समाप्त होता है। जो कोई भी इसे आगे बढ़ाएगा उसे मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। फिर वह अपने आदमियों को लेकर बिना पीछे देखे सीधे पहाड़ की ओर बढ़ गया। उनके जाने के बाद गुओ योंग ने लियाओ की टांग पकड़ ली और उससे हस्तक्षेप करने की गुहार लगाने लगा। तभी मैंने हस्तक्षेप किया। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा वहां शिकार करने गया था? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं सरकारी गश्ती प्रहरी हूं। मेरे पास कुल्हाड़ी और धनुष है। तुम्हारे बेटे ने मुझे देखा। उसने साफ साफ देखा कि मैं कौन हूं। फिर भी उसने मुझ पर हमला किया। आखिर किस तरह का आदमी सरकारी नियुक्त गश्ती प्रहरी पर हमला करता है? जासूस ने अभी अभी कहा कि पहाड़ में प्रवेश करना बगावत है। तुम्हारा बेटा सिर्फ गया ही नहीं, उसने प्रहरी को मारने की कोशिश भी की। अगर कुछ भी कहा जाए तो लगता है उसका कमल समाज से कोई संबंध हो सकता है। गुओ योंग चिल्लाया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मैं लियाओ से बात कर रहा था। उप मैजिस्ट्रेट, आप क्या सोचते हैं? अगर गुओ योंग का बेटा सच में कमल समाज से जुड़ा था और आप अब तक उसके परिवार की मदद कर रहे थे। मैंने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। लियाओ बेवकूफ नहीं था। वह और गुओ योंग रिश्तेदार थे, इसीलिए वह ताओयुआन गांव का समर्थन कर रहा था। लेकिन कमल समाज से संबंध होने का मतलब था पूरे खानदान के लिए मौत की सजा। लियाओ इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने गुओ योंग को शिष्टता से झुककर प्रणाम किया। अब यह मामला तुम्हारे दोनों गांवों के बीच है। मैंने तुम्हें यहां लाकर अपना काम कर दिया है। अब आपस में सुलझा लो, अब और लड़ाई नहीं। फिर वह बिना पीछे देखे मुड़कर चला गया। बस इसी तरह गुओ योंग ने अपना एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी खो दिया। गुओ योंग वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया जबकि लियाओ चला गया। जब उसने आखिरकार इधर उधर देखा तो हर यूलोंग गांव वाले ने उसके लोगों को घेर लिया था और ठंडी खामोशी में घूर रहे थे। एक गलत शब्द और वे उन्हें बेहोश होने तक पीट देते। वह टूट गया। अपने जीवन में पहली बार ताओयुआन के महान गांव प्रमुख ने हार मान ली। यह खत्म नहीं हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे राजधानी तक ले जाऊंगा। डू दहाई जरा भी नहीं डगमगाया। आगे बढ़ो, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग तक ले जाओ। उनके जाने के बाद डू दहाई ने गहरी सांस ली। वह पहले कभी बाहरी लोगों के साथ इतना आक्रामक नहीं हुआ था, खासकर जब सरकारी अधिकारी देख रहे हों। लेकिन वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था जब उसके लोगों को डराया जा रहा था। गांव का मुखिया ऐसा नहीं करता। वांग वेई और सुन कैन मेरे पास आए। भाई फेंक, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें ही बुलाना। हमेशा। उन्होंने आज यह साबित कर दिया। लड़ाई में सबसे पहले कूदने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले। मैंने देखा कि विधवा ली के बेटे हुजी की बांह पर झगड़े के दौरान गहरी चोट लग गई थी। सिर्फ 14 साल का, दुबला पतला और छोटा, लेकिन उसने बहादुरी से लड़ाई की थी। उसकी मां ने उसे मुझे प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ाया था। वह चाहती थी कि वह शिकार करना सीखे ताकि उसकी जिंदगी एक भूखे किसान की तरह न बीते। जब उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके घाव ठीक होने के बाद उसे शिकार पर ले जाऊंगा, तो मैंने बिना झिझके हाँ कह दिया। पहाड़ पर साथ में कोई हो तो बुरा नहीं होगा। मैंने दू दहाई, वांग वेई और सुनसान को नाश्ते के लिए रुकने का निमंत्रण दिया। सादा खाना था, बाजरे की खिचड़ी और मोटे आटे की रोटियां, लेकिन मेरे पास शहर से लाई हुई अचार वाली सब्जियां थीं जिन्हें देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। नमक महंगा है, इसलिए कोई भी चीज जो संरक्षित हो वह विलासिता मानी जाती है। नाश्ते के दौरान मुखिया ने वह बात छेड़ी जो उसके मन में थी। छू फेंक, मैं समझता हूं कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा। उसने पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई तो क्या वाकई तुम्हें उसे मारना जरूरी था? क्या तुम उसे सिर्फ डराकर भगा नहीं सकते थे? क्यों ना मारूं उसे? मैंने पूछा। क्योंकि तुम्हारी पत्नी और बेटी कभी न कभी शहर जाएंगी। तुम हर वक्त उनकी निगरानी नहीं कर सकते। ताकतवर दुश्मन बनाना उन्हें खतरे में डाल देता है। ये बात मुझे गहरे तक लगी। इसने मुझे मेरे पिछले जीवन की एक बात याद दिला दी।
वह सिद्धांत कि जब घर पर तुम्हारा खुशहाल परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा हो तो हमेशा टकराव को सुलझाने का सबसे सुरक्षित तरीका ही चुनना चाहिए। लेकिन मैंने सिर हिला दिया। ग्राम प्रधान, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन वह सिद्धांत केवल उन जगहों पर काम करता है जहां असली कानून और असली सुरक्षा होती है। हम राजधानी में नहीं रहते। यहां बाहर कोई गारंटी नहीं है कि वह आदमी एक बार असफल हमला करने के बाद मुझे छोड़ देता। क्या पता वह मेरी मुर्गी के लिए फिर लौट आता। क्या पता वह अपने दोस्तों को लाकर मुझे अधमरा कर देता। क्या पता वह मुझे मार डालता क्योंकि कोई देख नहीं रहा था और उसे मेरी चीजें चाहिए थीं। उस पल में मैं जोखिम नहीं उठा सकता था। वांग वेई और सुन कैन ने चबाना बंद कर दिया। वे भी ऐसा ही महसूस करते थे, लेकिन कभी उसे शब्दों में नहीं कह पाए थे। डू दहाई ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बहस नहीं की। वह बस सुनते रहे। मेरी बात के बाद डू दहाई चुप हो गए और उस पर सोचने लगे। वांग वेई और सुन कैन ने मुझे अंगूठा दिखाया। वे भी ऐसा ही महसूस करते थे, लेकिन कभी उसे शब्दों में नहीं कह पाए थे। तभी विधवा ली रोती हुई अंदर आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फूजी के साथ कुछ गड़बड़ है। हम सब उछल पड़े। उसके 14 वर्षीय बेटे की लड़ाई के बाद हालत ठीक थी, लेकिन अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और शरीर कांपने लगा। मैं सबसे बुरे की आशंका से उसके घर की ओर भागा। कृपया आपको टिटनेस न हो। ताओ युआन के जिन पुरुषों ने जंग लगे कृषि औजारों का इस्तेमाल किया, वे जीवाणुओं से भरे हुए थे। इस युग में टिटनेस का अर्थ मृत्यु है। गांव के वैद्य झांग जुआन भी लगभग उसी समय पहुंचे। उसने एक नजर डाली और कहा, और कंबल लाओ, आग तेज करो। मैंने उसे रोक दिया। नहीं, गर्मी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। वह मुझे घूरने लगा। तुम शिकारी हो, डॉक्टर नहीं, और तुम्हें क्या पता। मैंने भी तुरंत जवाब दिया। डू दहाई हमारे बीच आ गया, लेकिन झांग जुआन ने मुझे चौंका दिया।